नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। मौजूदा वक्त में चुनावी चर्चा पर जोर जरूर है, लेकिन इस चुनावी चर्चा में कांग्रेस की बात भी होनी चाहिए कि कांग्रेस को 3 फ्रेम में बांट दिया जाए। देश के नजरिए से, प्रदेश के नजरिए से और रायबरेली के नजरिए से। जहां रायबरेली संसदीय क्षेत्र बीते कई दशकों से कांग्रेस का गढ़ रहा है, ये सब जानते हैं। हालांकि कांग्रेस के इस मजबूत गढ़ पर अब खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। यह बात अलग है कि कांग्रेसी इसे मानने को तैयार नहीं रहते। उनका किला ढह रहा है या कमजोर हो रहा है, जबकि हकीकत कुछ और है। अगर किले को मजबूती देने के लिए उसकी मरम्मत पर गौर नहीं किया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो स्थितियां बदल सकती हैं। जी हां, रायबरेली में कांग्रेसियों की हालत इस तरीके से खराब हो रही है, इससे लगता है कि धीरे धीरे क्या रायबरेली वाली सीट भी कांग्रेस के हाथ से चली जाएगी। धीरे धीरे कर कांग्रेस का रायबरेली का किला ढहने की कगार पर आ गया है। आज जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस की तैयारियां तो बहुत है कहने के लिए, लेकिन धरातल पर स्थिति क्या है। मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप एक विस्तृत रिपोर्ट देखिए रायबरेली पर। 2017 के विधानसभा चुनाव में रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों में 2 सीटें सदर विधानसभा और हरचंदपुर विधानसभा कांग्रेस की झोली में आई। सदर से आदित्य सिंह विधायक हैं, तो हरचंदपुर से राकेश सिंह को विजय का ताज मिला। रायबरेली से ही जिला पंचायत अध्यक्ष और एमएलसी सीट भी कांग्रेस की झोली में थी। लेकिन अब 2017 के बाद ऐसा लगा जैसे कांग्रेस की झोली खाली होने लगी है। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह और उनके छोटे भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अवधेश प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। इसके बाद भी कांग्रेस में बगावत का सिलसिला जारी है। पहले कांग्रेस विधायक आदित्य सिंह कांग्रेस से बागी हुई, तो फिर वही कांग्रेस विधायक राकेश सिंह भी कांग्रेस से बागी हो गए। देखिए, जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोला है, मेरा तो मानना है, और जो उन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की है, ऐसे जनप्रतिनिधि के साथ जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सके वो करना चाहिए। और ऐसे असभ्य और अमर्यादित जनप्रतिनिधि इस देश में हैं, उससे आज इसने सिद्ध कर दिया कि आम आदमी पार्टी के कैसे विधायक होते होंगे। उत्तर प्रदेश में जिस कैबिनेट के माननीय योगी जी नेता हैं, उस कैबिनेट में एक भी विधायक विपक्ष की भी इतना अभद्र नहीं होगा जिस तरह की भाषा को उसने प्रयोग किया है। मैं तो चाहता हूं कि इसके ऊपर रासुका लगाई जाए और देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए कि इतना अच्छा और इतना ईमानदार जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, उनको कल्पना नहीं होगी कि वो दिल्ली वाले अपने आप आदमी वाले विधायक को जब समझते होंगे। उत्तर प्रदेश में उनकी पूजा की जाती है, लोग उनको भगवान से कम मानते नहीं हैं। एक विशुद्ध संत के रूप में वो मुख्यमंत्री का कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ईमानदार और कर्मठ न तो आज तक मुख्यमंत्री कोई हुआ है और न होगा। मैं चाहता हूँ कि कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ। अब रायबरेली सदर विधायक कांग्रेस के लिए बखिया उधेड़ रही है। बीजेपी का गुणगान कर कांग्रेस के जले पर नमक छिड़कती रही। अब इस फहरिस्त में एक और नाम जुड़ा, वह है कांग्रेस के हरचंदपुर विधायक राकेश सिंह, जिन्होंने सीएम योगी के लिए ऐसा प्रेम का भाव प्रकट किया, ऐसा गुणगान दिखाया कि सोनिया गांधी कुछ तो जरूर सोच रही होंगी। सोनिया के राकेश ने अपने बयान में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना भगवान से कर डाली। कह दिया सीएम योगी की पूजा होनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने सोमनाथ भारती पर स्याही फेंकने वाले हिंदू युवा वाहिनी के जिला संयोजक जितेंद्र सिंह को न सिर्फ सम्मानित किया, बल्कि 51,000 रुपयों का नकद पुरस्कार भी दिया। चलिए एक बार फिर सुन लीजिए। देखिए, जो उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बोला है, मेरा तो मानना है, और जो उन्होंने पुलिस के साथ अभद्रता की है, ऐसे जनप्रतिनिधि के साथ जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सके वो करना चाहिए। और ऐसे असभ्य और अमर्यादित जनप्रतिनिधि इस देश में हैं, उससे आज इसने सिद्ध कर दिया कि आम आदमी पार्टी के कैसे विधायक होते होंगे। उत्तर प्रदेश में जिस कैबिनेट के माननीय योगी जी नेता हैं, उस कैबिनेट में एक भी विधायक विपक्ष की भी इतना अभद्र नहीं होगा जिस तरह की भाषा को उसने प्रयोग किया है। मैं तो चाहता हूं कि इसके ऊपर रासुका लगाई जाए और देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए कि इतना अच्छा और इतना ईमानदार जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, उनको कल्पना नहीं होगी कि वो दिल्ली वाले अपने आप आदमी वाले विधायक को जब समझते होंगे। उत्तर प्रदेश में उनकी पूजा की जाती है, लोग उनको भगवान से कम मानते नहीं हैं। एक विशुद्ध संत के रूप में वो मुख्यमंत्री का कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। इससे ज़्यादा ईमानदार और कर्मठ न तो आज तक मुख्यमंत्री कोई हुआ है और न होगा। मैं चाहता हूं कि कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ।
तो क्या कहेंगे, कांग्रेस का किला क्या अमेठी के बाद अब रायबरेली में भी दरकेगा? क्योंकि हाल में ही कांग्रेस से नाराज होकर कुल 66 कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दिया, जिसके बाद 7 कांग्रेसी नेताओं को कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। हाँ, ये जरूर है कि ये कांग्रेस से विधायक हैं। इन दोनों कांग्रेस विधायकों के प्रति विधानसभा में कार्यवाही की गई है। वहाँ इन दोनों विधायकों ने जरिए हलफनामा दिया है, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, सोनिया गांधी जी के प्रति निष्ठा रखता हूँ, कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा रखता हूँ। तो हमारा ये कहना है कि अंदर ये कुछ दूसरा कहते हैं और बाहर कुछ दूसरा कहते हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों का हम रायबरेली की जनता करारा जवाब देगी समय आने पर। नहीं, तो एक तरफ से आप बता रहे हैं, हलफनामा दे रहे हैं कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, दूसरी तरफ से लगातार अभी कल ही जो है हरचंदपुर के विधायक कांग्रेस के राकेश सिंह ने योगी प्रेम झलकाया, योगी को भगवान से तुलना कर दी। हाँ, ये बात तो सही है कि जो ऊपर जनता में आते तो इस तरह बात करते हैं। जब हलफनामा बताया, हलफनामा भी कापी भी हमारे पास रखी होगी, उन्होंने इस पर स्पष्ट कहा है, मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्य करता हूं और मैं ऐसा कोई कार्य नहीं किया हूं जो कांग्रेस पार्टी की नीतियों के विरोध हो और उसके आदेशों की अवहेलना हो रही हो। तो हमारा तो यही कहना है कि ये कथनी और करनी में इन जनप्रतिनिधियों का अंतर है। इसका जवाब जनता जरूर देगी। योगी प्रेम अगर इनका झलक रहा है तो क्या कहेंगे इसके लिए? अब योगी प्रेम इनका झलक रहा है तो वही तो बताइए, ये अनुशासनहीनता ये कर रहे हैं और पार्टी इनके विरुद्ध कार्रवाई पहले भी कर चुकी है। उनके निष्कासन का, इनका सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन कर रखा है, वो हाईकोर्ट में लंबित है और उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक कांग्रेस में एकजुटता की कमी है, जिससे लोग बागी हो रहे हैं। या तो वो पार्टी के गाइडलाइन से इतर जा रहे हैं या फिर पार्टी ही छोड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देती तो वो दिन दूर नहीं कि जैसा हश्र अमेठी में हुआ वैसा रायबरेली का ना हो जाए। नाराजगी है कि एकता नहीं है, और क्या है? और कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी मेन यही है कि एकता नहीं है, और जब एकता नहीं होगी तो नाराजगी होगी। अब जो पुराने से पुराने लोग हैं उनको कोई सहयोग नहीं मिलता, उनको कोई आगे बढ़ने के लिए मौका नहीं मिलता, उनको टिकट नहीं मिलता है, तो वो लोग जो है मजबूरन पार्टियां छोड़ देते हैं। अब उसमें कई लोग ऐसे हैं, जैसे राघवेंद्र प्रताप सिंह हैं, बब्बू सिंह, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। धर्मेंद्र द्विवेदी सभासद हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो उसका कारण यही है। कांग्रेस के 2 विधायक हैं रायबरेली में, एक सदर से हैं, एक हरचंदपुर से हैं, और दोनों कहाँ हरचंदपुर से अब कौन विधायक है? राकेश सिंह कांग्रेस से हैं और अत्ती सिंह, दोनों बागी हो गए हैं। हाँ, तो किस लिए हो गए? कारण यह है कि एकता नहीं है, कांग्रेस में एकता नहीं है। अब वहाँ से ऊपर से आदेश आ गया कि इनको जो है अध्यक्ष बना दीजिए जिला, और अध्यक्ष लायक वो नहीं है, उसका रिपुटेशन नहीं है समाज के अंदर। जिस आदमी को आप अध्यक्ष बनाइए उसकी समाज के अंदर रिपुटेशन भी तो होनी चाहिए, उसको लोग मानते हो, लोग जानते हो। अब यही रायबरेली ले लीजिए आप, जिसको बनाना चाहिए उसको आपने नहीं बनाया। अब आप कोई तिवारी हैं उत्तर पारा के, उनको आपने बना दिया। हम ये नहीं कहते हैं, कोई हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में उनको जानता कितने लोग? जिनको जानते हैं उनको आपने नहीं मौका दिया, क्यों नहीं दिया? अच्छा दादी, देखा जाए कि अमेठी की सीट जो है कांग्रेस के यहाँ से जा चुकी, राहुल गांधी वहाँ से हार चुके हैं। हाँ, अब सोनिया गांधी आज सांसद है, क्या लग रहा है कि 2024 के चुनाव में रायबरेली की सीट भी चली जाए? अगर सोनिया गांधी सबको इकट्ठा करके नहीं लड़ेगी, सबको अपनी तरफ नहीं मिलाएगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सीट जीत जाए। तो कैसे कांग्रेस का गढ़, कैसे ये किला क्या ध्वस्त हो जाएगा? कांग्रेस का किला ध्वस्त नहीं हो रहा, लेकिन ध्वस्त तो जो कार्यकर्ता, जब उनको सम्मान नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, तो क्या होगा भाई? ऑटोमेटिक है कि वो चीज़ कमजोर हो। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी से 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 2019 के आम लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट कर रह गई थी। कांग्रेस को सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र वाले रायबरेली जिले की ही सीट हाथ लगी। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, क्या कांग्रेस अपनी परंपरागत इस इकलौती सीट को बचा पाएगी? साल 2014 के लोकसभा में यूपी से 2 सीट जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 2019 के आम लोकसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस को सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र वाले रायबरेली जिले की ही सीट हाथ लगी थी। अब ठीक 4 सालों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी रायबरेली की परंपरागत सीट को बचा पाती है नहीं, ये आने वाला भविष्य बताएगा। रोहित मिश्रा, R9 TV,
रायबरेली। 14 में 2, 19 में 1 और 2024 में क्या होगा? जी हाँ, संकेत तो संकट का मिल रहा है। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी से शबनम पांडे हमारे साथ है, कांग्रेस से जावेद अहमद साहब हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से कपिल श्रीवास्तव जी, वीरेंद्र सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक पंडित आशु शर्मा जी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जावेद अहमद साहब आपसे करने जा रहे हैं और फोकस कांग्रेस पर है और 3 फ्रेम में कांग्रेस पर फोकस है। एक तो केंद्र की कांग्रेस, पूरे ओवरऑल देश की कांग्रेस, दूसरा उत्तर प्रदेश की कांग्रेस और बात जब आती है रायबरेली तो कांग्रेस का गढ़ है। ये तीसरा फ्रेम है। इन तीनों फ्रेमों में कांग्रेस आज कहां फिट है? जिस तरीके से बगावती तेवर दिखाए जा रहे हैं, विधायकों की संख्या गिनने में 7 हो चाहे 8 हो, लेकिन जब गिनती करेंगे आप तो कम होती हुई नजर आएगी। ये गिरता जनाधार, छिटकते आपके लोग क्या संकेत दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए पंकज जी, बहुत स्पष्ट है कि राजनीति में उतार चढ़ाव समय समय पर हर दलों को फेस करने पड़े हैं और कर रहे हैं जी। और हम इस सच को स्वीकार करते हैं कि आज सत्ता में हम नहीं हैं और सत्ता में नहीं है उसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस नई ऊर्जा के साथ, पूरी एक नई तैयारी के साथ जनता के बीच में आज है, जिसको आप देख भी रहे हैं। संगठन का काम जमीनी स्तर पर किस तेजी से चल रहा है ये भी आपने देखा है। और जहां तक रायबरेली का सवाल है, रायबरेली में कहीं किला दरक नहीं रहा है। अगर अमेठी को आप उदाहरण के रूप में लेंगे तो अमेठी का जो किला हमारा दरक गया था 19 में, ये हम 24 में पुनः फतेह करने जा रहे हैं और इसमें कोई किंतु और परंतु भी नहीं रहेगा। ये एक वेब थी, एक इस तरीके का परसेप्शन बनाया गया, एक इस तरीके की धारणा बनाई गई, मिथ्या प्रचार किया गया, वो कारण है। रायबरेली के अंदर या अमेठी के अंदर, जब रायबरेली की चर्चा है, रायबरेली में सोनिया जी ने बहुत काम किया है और रायबरेली की जनता उनसे अपने परिवार की तरीके से स्नेह करती है और वो स्नेह आज का नहीं है, पीढ़ियों का है जी। और उस पीढ़ियों के स्नेह को रायबरेली की जनता छोड़ने नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी छल छद्म कर ले, कितना भी वो धारणा बनाने का प्रयास करे, उसको वहां पर मुंह की खानी पड़ेगी। जावेद अहमद साहब, और जो बात है कि कौन विधायक कहां गया, अरे ये विधायक जिनको देवतुल्य बता रहे हैं, ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी की पूजा कर सकता है। ये परिवार कभी मुलायम सिंह जी की पूजा कर रहा था, फिर मायावती जी की पूजा की, और कांग्रेस ने इस परिवार को सब कुछ दिया। जिला पंचायत की अध्यक्षी दी, एमएलसी बनाया, एमएलए बनाया, और उसके बाद अगर वो सदन के अंदर लिखित में कुछ कह रहे हैं और सदन के बाहर कुछ कह रहे हैं, तो ये 2 गाल का 2 चरित्र है कि हमको इस गाल से क्या कहना है और इस गाल से क्या कहना है जी। किसी जन नेता का ये चरित्र जावेद अहमद साहब, आपने कहा जनता का प्यार है, जनता समर्थन करती रही है, आगे करती रहेगी, 24 का भी आप जिक्र करते गए, लेकिन क्या आप ये बताएंगे दर्शकों को और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को कि सोनिया गांधी का दौरा रायबरेली में लास्ट टाइम कब हुआ था? प्रियंका गांधी जी ने कब दौरा किया था? कार्यकर्ताओं के साथ कब बात हुई थी, कब चर्चा हुई थी? क्योंकि रायबरेली के वरिष्ठ नेताओं का यह आरोप है, पार्टी में एका नहीं है, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया जाता। हमने भी दिखाया है, कुछ दिखा सकते हैं क्योंकि टीवी में वक्त की पाबंदी होती है, कुछ दिख नहीं पाता है, लेकिन जब रिपोर्ट शुरू की गई तो यही हुआ, एका इसलिए नहीं, सम्मान नहीं मिलता है। रूप से जो आपने दिखाया है उसको मैं सुबह से देख रहा हूं, मैंने उस प्रोमो को सुबह से देखा है और लगातार उस पर चिंतन है जी। कोविड काल में आप निश्चित रूप से देख लीजिए कि सत्ताधारी दल के नेता को कहीं आने जाने की इजाजत है, लेकिन कोविड काल में भी सोनिया जी ने और प्रियंका जी ने रायबरेली की भरपूर चिंता की है। जो सेवा करनी चाहिए वो रायबरेली की जनता की है, निश्चित रूप से, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक बताए कि वो कोविड काल में रायबरेली में कहां पर नजर आ रहा था, अमेठी में कहां पर नजर आ रहा था। रायबरेली का संगठन श्री आदरणीय केएल शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष ऊर्जावान है पंकज तिवारी जी, और साथ में जो टीम है विनय द्विवेदी जी हैं और भी लोग हैं, जो टीम है वो बहुत सशक्त है। आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहें, जो सच्चा कांग्रेसी होगा वो कभी इस तरीके की बात नहीं करेगा, इस तरीके के आरोप लगाने का काम नहीं करेगा। संगठन में सबकी सहभागिता होती है,
संगठन में आरोप लगाने के पहले हमें देखना चाहिए कि संगठन ने हमें क्या दिया था और हमने जावेद अहमद साहब, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, बाकी आपने सब बता दिया। उसके बाद वो उंगली उठाने का काम करे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। जो लोग भी इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं वो प्रायोजित लोग हैं निश्चित रूप से। जी, आप कहने के लिए आप टेलीविजन पर यह कह सकते हैं कि प्रायोजित तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उनका अपना स्वार्थ है, लेकिन उन सबसे इतर सोचने वाली बात तो आपके लिए मौजूदा वक्त में ही है, क्योंकि पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, फिर आगे जाके लोकसभा चुनाव भी आप लड़ेंगे। लेकिन इस हिसाब से लड़ा जाएगा, खिसकते जनाधार के साथ जाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि युवाओं को अपने साथ जोड़ा जा रहा है। चले आपके पास मैं आऊंगा, बीजेपी के पास चलते हैं। शबनम पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शबनम जी, बात तो सियासत की हो रही है और आज थोड़ा कांग्रेस पर फोकस करेंगे। हालांकि आपके लिए तो प्लस ही प्लस है, माइनस होता कहीं दिख नहीं रहा। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की पूजा कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों के विधायक, इसको किस तरीके से देखा जाए, समझा जाए? और विकास की बात भी हो रही है, ऐसा नहीं है विकास की बात नहीं हो रही है। जब रायबरेली पर, जब जमीन पर पहुंचे रायबरेली में, तो वहां समाजवादी पार्टी के लोग कहते दिखाई दिए, देखिए ये काम जितना भी हुआ ये समाजवादी पार्टी ने किया। बीजेपी वालों से पूछा तो बीजेपी वालों ने कहा कि हमने किया, अपनी ढपली बजाई। कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस कहती है तो हमारा गढ़ है, जनता का प्यार मिलता है, यहां जो किया वो हमने ही किया। उन सब से इतर आज की स्थिति क्या कहती है? देखिए पंकज जी, आप भी रायबरेली गए होंगे और मैं भी कई बार रायबरेली जा चुकी हूँ। और जब बीजेपी का राज नहीं था, यूपीए राज में भी मैं रायबरेली जा चुकी हूँ और अभी फिलहाल में भी गई हूँ। जमीन आसमान का अंतर दिखता है रायबरेली में, अमेठी में। और जिसको ये कहते हैं इनके राजघराने का गढ़ है और वहां की जनता उनसे परिवार के तौर पे जुड़ी हुई है, उस जनता से मिलने का समय न प्रियंका गांधी को साल भर से है और ना ही सोनिया गांधी जी को है। और दुख की बात और आश्चर्य की बात तो ये है कि इनके एक नेता, वो जो कि जिलाध्यक्ष हैं, वो ये कहते सुनते हैं कि योगी जी की तारीफ करना अनुशासन को तोड़ना है। क्या विपक्ष में अगर कोई नेता बेहतर काम करता दिखता है, ईमानदारी से काम करता दिखता है, तो विपक्ष का काम उस नेता की तारीफ करना नहीं हो सकता क्या? ये राजनीति, नकारात्मक राजनीति करते हुए कांग्रेस जिस जगह पे पहुंची है, शायद इनकी जगह इससे भी नीचे है। क्योंकि जब सत्ता में रहे तो सत्ता के घमंड में इन्होंने अपने नेता कार्यकर्ता की सुध नहीं ली, और हार गए तो जो सुध थोड़ी बहुत लेते थे वो भी खत्म हो गया। और इसी वजह से 35 रायबरेली के नेता कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखकर इस बात को कहा है कि उनकी पूछ अब पार्टी में नहीं रही। आपने इनके प्रदेश कार्यालय में विद्यमान बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को देखा, साथ वरिष्ठ नेताओं को जिन्होंने जिंदगी भर वहां पे अपना योगदान दिया, उन्हें पल भर में इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो खुद जो जनता के बीच जनाधार अपना नहीं बना पा रहे, आज अपने कार्यकर्ता और नेताओं के बीच से भी जनाधार इनका खत्म हो रहा है। वो भी आज इनके घमंड, इनके नकारापन और इनके दोगलेपन की वजह से इन्हें छोड़ते जा रहे हैं। और इनके विधायक खुद ही, जो 2 विधायक हैं रायबरेली में, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक ही साथ योगी का काम और राजधर्म का काम दोनों बड़ी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं, विकास कार्य कर रहे हैं। और वहां जितने भी विकास कार्य किए गए हैं वो हमारे समय में हमारे द्वारा किया गया है। जावेद अहमद साहब, इसका को रिएक्ट करेंगे आप जल्दी से? तो विकास कार्य जोड़ा बीजेपी के इस कमेंट पर आप रिएक्ट करेंगे आप जल्दी से? क्या किया है बताएं। आदरणीय योगी जी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का लोकार्पण करने गए थे। 500 मीटर सड़क बनी और 1 महीने के अंदर उखड़ गई वो सड़क। आपने ये विकास किया है। विकास ये किया है कि जो, चलिए विकास पर बात नहीं हो रही, विकास तो एक बस छोटा सा हिस्सा है इस बहस का। सत्तारूढ़ दल के दबाव में विधानसभा के फैसला नहीं ले रहे, उनकी सदस्यता को निरस्त करने का, उनके लिए आपने कानून को ताक पर रखकर जिला प्रशासन को दबाव में लेकर 5 बीघे जमीन डिग्री कॉलेज की उनके हवाले करने का काम किया और रात में 2 बजे उस पर बुलडोजर चलवाने का काम किया। विकास के नाम पर और घमंड की बात, अगर बहन शबनम जी घमंड कांग्रेस करती तो आपके जो बड़े आदर्श
पुरुष हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजादी के बाद नई सरकार में कांग्रेस की सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल न होते। कांग्रेस अगर कपिल श्रीवास्तव जी के पास हम चल रहे हैं। जावेद अहमद जी आपको रुकना होगा। कपिल श्रीवास्तव जी, आप भी पलके बिछाए बैठे हैं और रायबरेली और तमाम जिलों में जहां जहां स्थिति बदलती हुई दिखाई दे रही है वहां आप भी अपने लिए स्पेस देख रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में जो खबर निकल कर आ रही है वो खबर थोड़ा सा कांग्रेस के लिए उसे चिंता में डालने वाली है। ऐसी पहली मर्तबा तो है नहीं, लेकिन कांग्रेस में बगावत हुई हो या कांग्रेस में उसके कार्यकर्ता छिटकते जा रहे हों, विधायक और नेता छिटक रहे हों। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ, लेकिन उस दौर में परिस्थितियां कुछ और रही। आज कांग्रेस की स्थिति कुछ और है। कपिल श्रीवास्तव, आपके जरिए समझना चाहेंगे आप कहां किस तरीके से अपने आप को रायबरेली में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जब कांग्रेस बेहद कमजोर होती जा रही है, कार्यकर्ता छिटकते जा रहे हैं, और उन सब से इतर जब बात विकास की होती है तो ढपली तो सपा वाले भी बजाते हैं कि वो रायबरेली में गए और वहां काम कराएं। देखिए पंकज जी, प्रश्न आपका बहुत लंबा है, थोड़ा हमको समय दीजिएगा। मैं सीधी बात आपको यह कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का संगठन समूचे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से भी मजबूत है, क्योंकि जो इनका पन्ना संगठन है वो पन्नों पर ही है। हमारी तो विकास डबल कमेटियां हैं, पूर्ववर्ती सरकार हमने चलाई है, डेवलपमेंट के कार्य किए थे। जहां हमारे अपने एमपी एमएलए एमएलसी नहीं थे, हमने वहां भी विकास का मानक स्थापित किया है। ये तो सीधी सी बात है, अगर हम कोई डेवलपमेंट करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश से उसको जोड़ते हैं जी। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहूँ, देखिए ये कांग्रेस का बहुत ही अंदरूनी पार्टी का मामला है। इसमें समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो हम जरूर कहेंगे कि जावेद भाई का संगठन अगर इस पर विचार करेगा तो वो मेरे ख्याल से वो पार्टी लेवल पे करेगा, वो हमारे आपके मीडिया के डिबेट में नहीं करेगा जी। लेकिन एक चीज मैं बहुत साफ कहूंगा कि आज जिस तरीके से कांग्रेस के एक विधायक साहब महिमा मंडित करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दिखाई दे रहे हैं, तो अब ये कह पाना तो मुश्किल है कि वो कांग्रेस के विधायक हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, क्योंकि उन्होंने अपना स्थान कहीं देख लिया और वो मजबूरी का फायदा मजबूरी बनाए हुए हैं अपने आप को कांग्रेस। तो कांग्रेस की खिल्ली उड़ा रहे हैं कांग्रेस में रह करके। हकीकत तो यही है। उसका कारण क्या है कि ये बड़ा खुश हो रही है कि आज जो है कांग्रेस के अंदर इस तरीके की बात हो रही है, उनका एमएलए इस तरीके का बात कर रहा है। अरे भाई, आप भूल गए क्या कि आपके 200 विधायक हम ही लोगों के साथ बैठ करके आंदोलन कर रहे थे विधानसभा में आपके खिलाफ, आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ। सारे भ्रष्टाचार मूलतः तो आप ही के विधायकों और सांसदों ने खोल करके आपकी रखी है। तब योगी आदित्यनाथ जी की पूजा और अर्चना कहां चली गई थी? योगी आदित्यनाथ जी ने कोई शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन किया हो तो एक का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं बता पाएंगी आप। आपको हम एकदम डंके की चोट पर कह रहे हैं, आज तक कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बता पाया। दूसरी चीज हमको आप बताइए कि थोड़ा सा दूर और आप चले जाइए शबनम जी, सुल्तानपुर चले जाइए। सुल्तानपुर आपके विधायक आपको आईना दिखाते हैं, आपके विधायक आपको आईना दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से एक वर्ग विशेष का अपराधियों को संरक्षित करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। एक जनता देख रही है सारी की सारी लटरबाजी सामने आ चुकी है। आपने कौन सी कार्रवाई करनी? अगर उनका वो फेक लेटर था तो आपने आज तक क्या एफआईआर किया? किसके ऊपर कार्रवाई की? शबनम पांडे जी, कपिल श्रीवास्तव जी, तो बात थोड़ा सा रायबरेली को लेकर हो रही है और रायबरेली की सीट कितनी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए सब आप जानते हैं। थोड़ा सा मुद्दे को भटकाइए ना, थोड़ी सी बात जोड़िए जरूर, क्योंकि जब रायबरेली की बात आती है तो वहां के विकास की बात भी आती है कि वहां पर कितना विकास, किस हिसाब से विकास हुआ है। इतनी बड़ी सीट, इतना बड़ा गढ़, और उन सब के बावजूद भी वहां के जब पन्ने पलटे जाते हैं तो वहां के विकास को किसके खाते में देखा जाए और कहां पर देखा जाए ये जरूरी हो जाता है। लेकिन वीरेंद्र जी पर्दा उठाएंगे, आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र सक्सेना जी पर्दा उठाएंगे इन सब से। वीरेंद्र सक्सेना जी, रायबरेली की बात तो हो ही रही है क्योंकि लगातार कमजोर हो रहा है रायबरेली वाला इलाका जो गढ़ है कांग्रेस का, क्योंकि आदित्य सिंह हो और उसके बाद जो मौजूदा बीजेपी की तारीफ करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करने वाले विधायक साहब हों, उन सबसे इतर एक सवाल यह भी है कि रायबरेली की स्थिति खराब, प्रदेश की स्थिति में कोई अच्छा सुधार होता दिख नहीं रहा है। कहा जरूर जा रहा है कि युवाओं को जोड़ा जा रहा है, संगठन को मजबूत बनाया जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर देखा जाए, देश के लेवल पर देखा जाए तो वहां पर भी स्थिति को कोई बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही है। ये किस तरीके से, और कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं आज भी? पंकज जी देखिए, ये सब बातें समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जी। आजादी के बाद से कांग्रेस की बागडोर एक परिवार के हाथ में रही है
और वही परिवार नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी, और उसके बाद अब राहुल गांधी को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आप जनता के बीच कितना जा रहे हैं। शुरू में तो ठीक था, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, सब लोगों को जानते थे, और कांग्रेस के अलावा कोई पार्टी नहीं थी, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को लगातार वोट देकर उसको जो है सत्ता में बनाए रखा। लेकिन धीरे धीरे जब आदमी जागरूक होता गया, दूसरी पार्टियां भी आती गई, तो जनता को ये लगा कि नहीं, दूसरी पार्टियां भी कुछ कर सकती हैं। और जब ये कांग्रेस जो है, लोगों को उनके अंदर थोड़ा ये घमंड आ गया कि हम तो सत्ता में बने ही रहेंगे, और उन्होंने लोगों की उपेक्षा करना शुरू कर दी। इससे जो है कांग्रेस का जनाधार जो है धीरे धीरे कम होता गया। अब आज अब कांग्रेस जो है एक परिवार की विरासत नहीं है। अगर कांग्रेस को मजबूत होना है, संगठन मजबूत करना है, तो कोई ऐसा जमीनी नेता उनको जो है ला करके खड़ा करना पड़ेगा जो इस कांग्रेस को ऊपर खड़ा करे। सिर्फ रायबरेली या अमेठी की बात ही नहीं है, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में इस तरह की स्थितियां हो रही हैं कि कांग्रेस का जनाधार बराबर खत्म हो रहा है। उसकी सिर्फ वजह यही है कि कांग्रेस का अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं है। एक अंतरिम अध्यक्ष बार बार सोनिया गांधी जी बना दी जाती हैं। एक ही परिवार क्यों कांग्रेस पे हावी होना चाहता है, ये एक विचार करने की बात है। आफ्टर ऑल कोई क्या ऐसा, कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो एक जमीनी नेता उठकर खड़ा हो और उसको अध्यक्ष बनाया जाए और कांग्रेस को जोड़े। अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो इनको एक जमीनी नेता पकड़ करके उसको अध्यक्ष बना करके और कांग्रेस को मजबूत करना होगा। ऐसे परिवारवाद की राजनीति से जो है कांग्रेस खड़ी होने वाली नहीं है, वो चाहे अमेठी हो या रायबरेली हो या कोई और जिला हो। और अगर यही हालत रही तो रायबरेली की सीट भी अगर हाल निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। आपने जब इतिहास के पन्नों को पलटा है तो थोड़ा सा इतिहास को लेकर एक सवाल और हो जाए। वो सवाल ये है कि कांग्रेस की स्थिति जिस तरीके से आज दिखाई दे रही है, और बगावती तेवर, तल्ख तेवर, नाराजगी का जो दौर चल रहा है, और शायद हो सकता है अभी बीजेपी का राज है तमाम जगह पर, और ऐसी स्थिति कई बार कांग्रेस के सामने पहले भी आई है। आपको याद होगा सर, आपने देखा होगा, उन चीजों को हमने देखा नहीं, हमने पढ़ा है। जब इंदिरा गांधी की एंट्री हुई कांग्रेस में, उस दौर में भी खूब छीछालेदर हुई, उस दौर में भी कुछ खूब खींचातान हुई। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बनी तब भी वही स्थिति थी। अगर उससे आगे बढ़ेंगे आप, जब सोनिया गांधी जी की एंट्री हुई तब भी यही हाल हुआ। इन सब से बाहर निकलने के लिए कांग्रेस ने अपने अंदरूनी तौर पर काम जरूर किया, लेकिन उसे एक बड़े लेवल पर नहीं दिखाया, बड़े लेवल पर काम नहीं किया गया। बस अंदर ही अंदर काम करके उस चीज को फाइनलाइज कर दिया गया। देखिए, सेटलमेंट हो गया। ये सेटलमेंट कब तक चलता रहेगा? हेलो जी पंकज जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने सवाल सुना सर? हाँ, आपने सवाल सुना? थोड़ा सर सुना और थोड़ा नहीं सुना। जी, जितना सुना जवाब दे दीजिए, फिर आगे बढ़ रहे सर। देखिए, आपने ही हमारी बात का जवाब दे दिया कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह की अंदरूनी मैनेजमेंट था, किसी तरह मैनेज करती हुई सरकार, कांग्रेस जो है अपने अंदर किसी तरह लोगों को मैनेज करती हुई चली आ रही थी। लेकिन अब वो मैनेज करना संभव नहीं है, क्योंकि लोगों के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है, और वो इसलिए कि लोगों का मानना है कि कांग्रेस उस स्तर पे काम नहीं कर रही है कि जिससे चुनाव जीता जा सके। ठीक है। अंशु शर्मा जी के पास हम जा रहे हैं, ब्रेक का इशारा हो रहा है सर। अंशु जी से एक कमेंट लेना है जल्दी से। शर्मा जी, छोटा सा जवाब रायबरेली को लेकर आप दीजिएगा, क्योंकि ये सोनिया गांधी का गढ़, और उससे पहले अगर आप पन्ने पलटेंगे तो बहुत ज्यादा इतिहास है, कांग्रेस का ही यहाँ दबदबा रहा है। उन सब के बीच आज स्थिति ऐसी हो गई कि पहले 6 विधायक, 7 विधायक, उसके बाद उनका बगावती तेवर, और अब ये कह रहे हैं कि खतरे की घंटी इस सीट के लिए बज रही है। देखिए पंकज जी, सबसे पहली बात तो ये है कि वर्तमान में रायबरेली नहीं, जो कांग्रेस का एक दूसरा बड़ा गढ़ था अमेठी, वो भी हाल का यही बड़ा कारण था जिस पर आज हम आप बैठ के चिंतन कर रहे हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की आवश्यकता है। माननीय प्रियंका गांधी जी के हाथों में जब से उत्तर प्रदेश की कमान दी गई है, तो मैं जहां तक देख रहा हूं, कांग्रेस को लगातार खड़ा करने का प्रयास कर रही है, परंतु अब चुनाव सिर पे आ चुके हैं। 1 साल मात्र उत्तर प्रदेश के चुनाव में बचा है। 2021 की शुरुआत हो चुकी है जी। 2022 में उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में विधानसभा के चुनाव है, और रायबरेली और अमेठी दोनों ही कांग्रेस
के मजबूत गढ़ माने जाते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का वो गृह जनपद भी कहा जाता है, वहां से वे सांसद भी हैं लगातार। तो अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जमीन पे कार्यकर्ताओं के बीच में उतरना पड़ेगा। सालों से उनके सांसद नहीं, आपसे ये जानना हम चाहेंगे। हाँ जावेद जी, हाल ही में जो पत्र बम फटा, जो लेटर बम फटा, उसने बवाल मचाया। अब रायबरेली वाली बात सामने आ रही है और एक मैनेजमेंट का जिक्र किया था वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र जी ने। उन्होंने कहा वो मैनेजमेंट जो पहले हुआ करता था इंदिरा गांधी के दौर में या उसके बाद एक बार बीपी सिंह ने भी मुश्किलें बढ़ाई थी, उस दौर को भी याद किया जाए। और एक बार जब सोनिया गांधी की एंट्री हुई और एंट्री के बाद 2 साल बाद उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, 2-3 साल बाद, उस दौर में पार्टी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो सीताराम केसरी जी, उनको लेकर जो स्थिति पैदा हुई, उन सब से तो पार पा गए, लेकिन आज की डगर और ज्यादा कठिन लगती है। देखिए पंकज जी, कांग्रेस ने बड़े झंझावत देखे हैं, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं जी, और राजनीति में ये सब होता रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी कुछ होता है उसके बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और सीखते भी हैं हम लोग। और उस सीखने के बाद जब समीक्षा होती है तो उससे सीखते हैं और समीक्षा के बाद जो है चीज़ों को दुरुस्त करने का काम किया जाता है। जहाँ तक परिवारवाद की बात है, जो ब्रेक के पहले आपने कहा था, एक पार्टी को, एक परिवार को लगातार निशाने पर रखना। हम अगर सवाल करें कि भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद की क्या विषबेल है, क्या वंशावली है, आप आरएसएस से शुरू करिए और भारतीय जनता पार्टी तक आ जाइए। माधव गोविंद वैद जी आरएसएस के प्रचारक थे, उनके पुत्र मनमोहन वैद भी आरएसएस में राष्ट्रीय पदाधिकारी। जावेद जी, ये अगर आप और सवाल का जवाब नहीं हुआ ना, आज चिंता कांग्रेस को लेकर है, चर्चा कांग्रेस को लेकर है, आप बीजेपी और आरएसएस बता रहे हैं। आप शिवराज सिंह चौहान के पुत्र और पत्नी, इस परिवारवाद पर देश कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। हमारे परिवारवाद पर नेहरू परिवार की और कांग्रेस की इस देश के अंदर शानदार विरासत है। अगर आपको ये कमेंट करके आपको कोई फायदा मिल रहा हो, कल्याण सिंह जी की आपके बगावती विधायकों के सुर बदल रहे हो, तो अच्छी बात है। कोई चर्चा नहीं होती है, लेकिन ले देकर सारा आरोप कांग्रेस पर, नेहरू परिवार पर, भारतीय जनता पार्टी और सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए हम पर आरोप लगाने का काम करती है। हमारे जितने काम है उस पर आप कभी बोलने के लिए तैयार नहीं है। आप तो तोड़ की राजनीति करते हो, आप नफरत की राजनीति करते हो, आपको विकास का मॉडल ही पसंद नहीं है। अगर विकास जावेद अहमद साहब, जावेद अहमद साहब, क्या आपके इस तर्क से आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, समाधान निकल रहा है आपकी परेशानी का? शबनम जी थोड़ा शांत रहिए प्लीज। शबनम जी थोड़ा शांत रहिएगा, थोड़ा शांत रहिए प्लीज। नहीं जावेद अहमद जी, जैसा एक बड़ा कारखाना दिया, जावेद अहमद जी, बताइए कि रायबरेली को आपने एक सड़क दे दी हो। जावेद अहमद जी, क्या आपके इस तर्क से आपकी तमाम परेशानियां हल हो रही हैं? तो आप इस तर्क को रख सकते हैं दर्शकों के सामने इस डिबेट के माध्यम से। नहीं पंकज जी, बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस उन चीजों का संज्ञान ले रही है और कांग्रेस जमीनी स्तर पर उस तरीके का काम कर रही है जी। जो हम छोटे छोटे काम को इवेंट पॉलिटिक्स में नहीं बदलना चाहते हैं, हम जमीन पर काम कर रहे हैं और कांग्रेस आपसे भी सीख रही है। आप जो कहते हैं पंकज जी, जो बताते हैं उसका हम लोग गंभीरता के साथ संज्ञान लेने का काम करते हैं, उस पर क्रियान्वयन करने का काम करते हैं, जमीन पर उसको अमल में लाने का काम करते हैं। नहीं जावेद अहमद, पुरानी पार्टी कांग्रेस और ऐसे में जैसा प्रतिद्वंदी वैसी ही रणनीति आपको भी बनानी पड़ती है जंग जीतने के लिए। चल रहा है, लेकिन आप कहां खड़े हैं और आपके विरोधी कहां खड़े हैं, आपकी विपक्षी पार्टियां कहां खड़ी है, इसको आप देखना नहीं चाह रहे, ऐसा लग रहा है। इनके अंदर नैतिकता है तो सदन से त्यागपत्र देकर आए और किसी की प्रशंसा करें, किसी की तारीफ करें। कोई शबनम पांडे जी के पास चल रहे हैं सदन के अंदर, दोनों के विरुद्ध हमारी एलसीपी लीडर ने, सीएलपी लीडर ने कार्रवाई की है। ये लोग हाईकोर्ट में हैं जी, विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इस तर्क से अगर आपको मजबूती मिलती है तो अच्छी बात है आपके लिए, आप इस तर्क को रख सकते हैं। शबनम पांडे जी, आप क्या कह रहे हैं बताएं। वो कांग्रेस से देखिए, सबसे पहले तो मैं पंकज जी ये बात जानना चाहती हूँ कि विपक्ष की, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, ये ऐसा कौन सा अदृश्य काम करते हैं जब ये सत्ता में रहते हैं तो जनता को दिखता नहीं है, और सत्ता के बाद जब हम
काम करके फीता काटते हैं, तो ये दोनों के दोनों शोर मचाते हैं हमने किया। तो ऐसे अदृश्य काम को जनता भी जानना चाहती है और हम लोग भी जानना चाहते हैं कि इनके सत्ता में रहते वो काम चाहिए, आंखों के साथ दृष्टि चाहिए देखने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। दृष्टिहीन लोगों को कौन क्या दिखा सकता है? दृष्टिहीन लोगों को कौन क्या दिखा सकता है? ये बता दीजिए ना। आप आरोप लगाएं, अरे श्याम प्रकाश जी आपके विधायक हैं, वो आरोप लगाते हैं, वो भी नहीं दिखते। और सीतापुर के विधायक राठौर जी हैं, वो क्या आरोप नहीं दिखते? सुल्तानपुर के विधायक ऐसे चर्चा नहीं होती है। अहमद भाई आपको रुकना होगा, प्लीज 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 प्लीज। जावेद अहमद जी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए। आपके पास आया, आप पर ही डिबेट है। शबनम पांडे जी आप थोड़ा शांत हो जाइए, आप भी, ताकि विकास कार्य नहीं। जी जी ठीक, आप शांत हो जाइए। कपिल श्रीवास्तव जी आप बात रखिए, एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बातें समझ में आएंगी। और फोकस रखिएगा ये खिसकता जनाधार और इसमें आप लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, आप अपने को कहां पर देख रहे हैं कि आपके लिए भी कुछ बच रहा है या नहीं। क्योंकि ऐसी स्थिति बनती है जब एक पार्टी मजबूत होती है तो विपक्षी पार्टियां एकजुट होती हैं, वो रणनीतियां ऐसी बनाती हैं कि एक दूसरे को फायदा हो लेकिन जो पार्टी मजबूत है उसे फायदा ना हो। लेकिन यहां तो सभी कमजोर लग रहे हैं, तो लड़ाई कैसे होगी? चुनाव कैसे लड़ा जाएगा? लड़ाई रौतेला साहब कहीं कोई कमजोर नहीं है, और विशेष करके मैं तो अपनी समाजवादी पार्टी की बात कह रहा हूं जी। अभी आप देखिए ना, अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नैतिकता आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, बैलेट से चुनाव हुआ और हमने काशी के अंदर दोनों सीटें जीत ली, अरे इन्हें देना चाहिए इस्तीफा। प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है, क्यों नहीं दे रहे हैं इस्तीफा? क्या है इनका विकास का काम? ईवीएम बात कीजिए, अभी आ रहा है ना ग्राम प्रधानी का चुनाव और त्रिस्तरीय, इनको इनकी औकात पता चल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। जहां ईवीएम का प्रयोग नहीं होगा वहां इनकी पोल की खुल जाएगी। दूसरी बात बता दें, समाजवादी पार्टी कभी किसी की लकीर को मिटाने का काम नहीं करती है। समाजवादी पार्टी अपने संगठन का लंबा लकीर खींचना जानती है। हमें किसी की कमी से कोई लाभ नहीं लेना है, हमें सकारात्मक राजनीति करनी है और हम अपने कामों के आधार पर लोगों के बीच में जाएंगे। हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी की तरह पन्ने पर नहीं है, ना मिसकाल से बनी हुई हमारी पार्टी है। धरती पुत्र मुलायम सिंह की यह पार्टी है जिन्होंने अपने पसीने और खून से सींचने का काम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक परिवार के गिरफ्त में डायनेस्टी पॉलिटिक्स आप सीधी बात समझ लीजिए कि लोकतंत्र के अंदर परिवारवाद होता ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित होता है तो जनता के मुंह पे काली पोतती है भारतीय जनता पार्टी, और अगर जिस परिवारवाद को यह परिवारवाद कहती है वो इनके पार्टी में जमीन से लेकर आसमान तक के अंदर भरा हुआ है। आप बताइए किसके? शांत हो जाइए, चर्चा कहीं और जा रही है। कपिल श्रीवास्तव जी, शबनम पांडे जी रुकना होगा आपको, प्लीज प्लीज रुकना होगा, चर्चा कहीं और जा रही है। पंडित आशु शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पिछली बार वक्त थोड़ा कम रहा था ब्रेक से पहले। ये रायबरेली वाला मसला जो है और कांग्रेस वाला मसला जो है समझने के लिए कोई तैयार होता नहीं है, लेकिन अंदरूनी स्थिति क्या है वो सब जानते हैं। वो मैनेजमेंट वाली बात जो थी सर, उस पर थोड़ा फोकस करिएगा कि आज की स्थिति में कांग्रेस उस तरीके से सोच सकती है, समझ सकती है और अपने आप को मजबूत कर सकती है, क्योंकि अंदरूनी कलह जो है, अंदरूनी लड़ाइयाँ जो हैं वो जब बाहर आती हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हार होती है और कुछ नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, कांग्रेस को मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जो मौजूदा हालातों में है वो सबसे कमजोर राजनीतिक दल के रूप में देखी जा रही है। सीधी सीधी लड़ाई 2022 में अभी तक अगर लोग देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा सीधा चुनाव नजर आ रहा है। अगर कांग्रेस को इस लड़ाई के रण में मजबूती के साथ उतरना है चुनावी रण में 2022 में, तो कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को जमीनी स्तर पर देखना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। रायबरेली और अमेठी जैसे गढ़ भी अगर कांग्रेस के हाथ से निकल जाएंगे तो फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कुछ नहीं बचता जी। और जिस प्रकार से वर्तमान के हालात हैं रोतेला जी, मैं आपका ध्यान उस पर अग्रसर करना चाह रहा हूँ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लगातार जमीनों पर संघर्ष कर रहे हैं, परंतु जो उनके साथी पदाधिकारी हैं वे कहीं ना कहीं जमीन से गोल हैं।
वे उस मजबूती के साथ कांग्रेस को मजबूत करने का काम नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस मजबूती के साथ प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों मिलकर लगातार करते हैं। हाथरस वाला मुद्दा रहा हो, प्रियंका गांधी ने मजबूती के साथ, राहुल गांधी ने मजबूती के साथ उस मुद्दे में उठाया भी हो, उसे जबरदस्त तरीके से जो है नोएडा में चाहे वो बड़ा मूवमेंट रहा हो, चाहे वहां से लेकर हाथरस तक का उनका सफर रहा हो, तो मजबूती के साथ उन्होंने उठाया। वहां से लगता भी है कि कांग्रेस धीरे, लेकिन लगातार उस चीज को बनाए रखने की आवश्यकता है, लगातार उन सब चीजों को जो है उठाए रखने की आवश्यकता है। और कार्यकर्ताओं ये स्थिति सर ये स्थिति सिर्फ प्रदेश स्तर पर, रायबरेली स्तर पर नहीं है, ये केंद्र स्तर पर भी है, ये देश के स्तर पर भी है, क्योंकि वो तमाम वरिष्ठ नेताओं का वो पत्र तो आपको पता ही होगा, उस पत्र पर बवाल मचा, जिन्होंने संगठन को लेकर बात की और संगठन के नेतृत्व को लेकर बात की, और किस तरीके से नए लोगों को, नए चेहरों को जिम्मेदारियों की बात की गई। लेकिन क्या एक धड़ा ऐसा भी कांग्रेस में है आज जो ये नहीं चाहता कि कुछ नया हो, कुछ नए क्लेवर के साथ, नए तेवर के साथ पार्टी आगे बढ़े, क्योंकि पुराना ही ठर्रा अभी तक मालूम चल रहा है? देखिए, इसमें कांग्रेस को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता पड़ेगी, और लगातार जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को लेके ही लड़ाई चल रही है, कभी राहुल गांधी जी को, कभी माननीय सोनिया गांधी जी को, जो है उसमें आपस में खींचतान की आवश्यकता पड़ रही है। नए युवकों को आगे बढ़ाना पड़ेगा कांग्रेस को, नए लोगों के साथ, नए क्लेवर के साथ। जिस तरह से आप बता रहे हैं, ये सच्चाई है कि कांग्रेस को नई सोच के साथ, नए क्लेवर के साथ, नए युवा जोश के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और आत्मचिंतन की समय आवश्यकता है। जिस तरह का लगातार खराब प्रदर्शन कांग्रेस देश के अंदर कर रही है, अपने अंदरूनी संगठन के ढांचे को भी सुधारना पड़ेगा, और छोटे कार्यकर्ताओं को भी सम्मान, मान सम्मान देना पड़ेगा, तभी कांग्रेस को ऐसा खड़ा करने में आवश्यकता महसूस होगी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी कांग्रेस को बहुत ही विशेष रूप से अपने छोटे से छोटे पदाधिकारियों को आगे बढ़ाकर। सक्सेना जी, आपके पास आ रहा हूं। वीरेंद्र सर, थोड़ा इस बात पर फोकस करिएगा, जब केंद्रीय लेवल पर, बड़े लेवल पर इस तरह की खेमेबाजी दिखाई दे, गुटबाजी दिखाई दे, संगठन की किस तरीके से रूपरेखा होगी, संगठन किस तरीके से आगे बढ़ेगा, उसको लेकर मतभेद हो, मनभेद भी हो, और खिंचातान ऐसी चल रही हो, एक दूसरे को गलत तक ठहराया जा रहा हो, उन सब के बीच क्या असर पड़ता है प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, संसदीय क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में, तमाम कार्यकर्ताओं के मनोबल पर? देखिए पंकज जी, केंद्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर भी जो है कुछ वरिष्ठ कांग्रेसियों ने अपना जो है नाराजगी व्यक्त की थी। संतोष सिंह, सतदेव त्रिपाठी और बेचारे रामकृष्ण द्विवेदी जो अब नहीं है इस दुनिया में, उन लोगों ने भी एक बना करके ये कहा था कि वरिष्ठ कांग्रेसियों की उपेक्षा की जा रही है, लेकिन उनकी भी नहीं सुनी गई। ऊपर जो केंद्रीय स्तर के नेता हैं उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। तो इस संगठन में आखिर जो एक परिवार है वो क्या चाहता है? अरे जब तक कांग्रेस में कोई जमीनी नेता अपने हाथ में बागडोर नहीं संभालेगा तब तक ये संगठन मजबूत नहीं हो सकता। और शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा कि युवा नेता, कोई तेज तर्रार नेता जब कांग्रेस में ऊपर उठ के आएगा तभी ये बनेगा। और कोई एक परिवार एक पार्टी पे कब्जा करे, इससे जो है पार्टी चलने वाली नहीं है। मैं सपा प्रवक्ता के ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह ने पार्टी बनाई, मैं बिल्कुल सहमत हूं। मुलायम सिंह जैसा जमीनी नेता उत्तर प्रदेश में चरण सिंह को छोड़ के कोई दूसरा मुझे नहीं दिखाई पड़ता। वो एक जमीनी नेता थे और उन्होंने जो पार्टी बनाई उसको चलाया। लेकिन अब जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो कितने जमीनी नेता हैं ये बता दें हमको श्रीवास्तव जी। अब वो नहीं है, इसलिए उस पार्टी में जो है बिखराव पैदा हो रहा है। अगर ऐसा कोई जमीनी नेता मुलायम सिंह का जैसा निकल आए वहां पर, तो वो सपा पार्टी भी जो है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर बात पे उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके ही संगठन को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, जवाब ठीक है। श्रीवास्तव जी, आशीर्वाद तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन मेहनत कितनी करते हैं? अखबार में सिर्फ बयान देने से नहीं चलता काम। सवाल ये है, जिस तरह से मैंने मुलायम सिंह जी को बहुत नजदीक से देखा है और उनके साथ बहुत दौरे किए हैं, और मैं उनकी मेहनत को मैंने उनको देखा है किस तरह से उन्होंने मेहनत करी है दिन रात पार्टी चलाने के लिए। जब इस तरह की मेहनत होगी तब जो है आपके नेता लोग जो है अखिलेश यादव जो भी है तब पार्टी को जो है ऊपर उठा पाएंगे। ऐसे सिर्फ बयान देने से ये एयर कंडीशन वाले नेता ये पार्टी को नहीं चला पाएंगे। अब बात यहाँ ये आ रही है कि वरिष्ठ नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सुनी नहीं जा रही, उनको तवज्जो नहीं दी जा रही। कांग्रेस की ही बात कर रहा हूँ, और सभा में जो चीजें हो रही हैं वो तो आप लोग देख ही रहे हैं, और सभा उसका जवाब भी दे रही है। लेकिन युवाओं को मौका मिल नहीं रहा, और वरिष्ठ कह रहे हैं उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। तो मिल किसको क्या रहा है?
किसी को कुछ नहीं। देखिए इस समय बड़ा कंफ्यूजन है। कांग्रेस एक हेडलेस पार्टी है, सीट्स विहीन है, जहां कोई अध्यक्ष नहीं है, जहां पर जो है सिर्फ एक आदमी को ही, राहुल गांधी पर ही बार बार फोकस किया जाता है कि वो अध्यक्ष बन जाए। ऐसा क्या जरूरी है? जब वो बनना नहीं चाहते तो उनको क्यों बार बार जो है सत्ता के ऊपर जो है थोपा जा रहा है उन्हें? अरे कोई नया आदमी लाइए, कोई नया जोश का आदमी लाइए। शर्मा जी से कह रहे हैं युवा, कोई युवा है, तेज तर्रार आदमी है, जमीनी नेता है जो दिन रात मेहनत करके संगठन को खड़ा करे। जब तक संगठन मजबूत नहीं होगा पार्टी मजबूत। जावेद अहमद, आप इस बात को लेकर कितने सहमत हैं? संगठन जावेद अहमद को लाइए। जावेद अहमद, आप कितना सहमत है इस बात पर, और इसका असर दिल्ली से लेकर रायबरेली तक देखने को मिल रहा है? क्योंकि एक चीज होती है, एक मुखिया होता है, और परमानेंट मुखिया अगर है तो उसके दम पर, उसके कहने पर वो किस तरह की रणनीति बना रहा है उस हिसाब से चला जाता है, और कार्यकर्ताओं को पता होता है अगर कोई चीज है तो कहनी वहां है। लेकिन यहां तो सब गोलमोल चलता है। जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने जिस बात पर जिक्र किया, वही सवाल है आपसे। देखिए पंकज जी, पहली चीज तो ये कि कांग्रेस में नई ऊर्जा का, नए कार्यकर्ताओं का और एक समन्वय है नए और पुरानी पीढ़ी के बीच में, पूरा सम्मान है और कोई भी विरोधाभास नहीं है। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र भी है, जो बार बार जिक्र हो रहा था पत्र का, आप भी कर रहे थे, उस पत्र पर उचित मंच पर विचार भी हुआ और सब लोग एक साथ बैठे भी जी। वो भी नहीं आप देखेंगे कि नए कलेवर के साथ, नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस आपको दिखाई देना शुरू हो गई है। आप देखिएगा फरवरी से और भी तेजी के साथ, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्र के स्तर पर देखिएगा कांग्रेस संगठन नई ऊर्जा के साथ, बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले खड़ी आपको दिखाई देगी। और इसके लिए कुछ बहुत नहीं, देश की जनता भी सोच रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सोच रहे हैं। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वीरेंद्र जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। कांग्रेस के अंदर विचार होता है, चिंतन होता है। वीरेंद्र जी से जो सवाल जिन्होंने किया उन्हीं को जवाब दीजिए ना। देखो क्या कहना चाह रहे हैं आपके जवाब पर। अमित शाह या योगी जी के खिलाफ एक पत्र लिखकर दिखाने, वो भी काफी पसंद देख चुके हैं, काफी कांग्रेस देख चुके हैं, वहां भी तमाम सवाल है। वीरेंद्र जी सहमत है ना आप इस तर्क से कि देखिए नया कलेवर दिखेगा, देखते देखते शायद 24 आ जाए के साथ आपके सामने खड़ी है, जिसका जिक्र आपने भी बार बार पंकज जी किया है कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने जब से कारभार संभाला है, अजय कुमार लल्लू जी ने संभाला है, उस समय से कांग्रेस, ये अंशु जी ने भी अभी बताया, कहा भी कि कांग्रेस जमीन पर दिखाई देना शुरू हो गई है। आप देखिएगा निश्चित रूप से कांग्रेस पंचायत चुनाव में भी अच्छा करने जा रही है। नहीं वीरेंद्र जी किस तरीके से आपके जवाब को लेते हैं वो देख लीजिए ना। 3 जनवरी से वीरेंद्र जी जो लगातार जो है 20 जनवरी तक, ठीक है, ये जवाब भरोसा करने लायक है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। विपक्षियों के लिए ये चेताने वाली बात है, सावधान रहने वाली बात है जो यहाँ पर एमएस साहब कह रहे हैं। इससे डर लगेगा बीजेपी को? पंकज जी देखिए ऐसा है, जावेद जी को तो अब पार्टी के आदमी, इन्हें कुछ न कुछ कहना जरूरी है, मैं इनकी किसी बात का वो प्रतिवाद नहीं करता। लेकिन आप ये समझिए कि प्रियंका गांधी जी इस प्रदेश की उत्तराधिकारी हैं, और इनसे पूछिए कि ये कितनी बार जो है प्रदेश माल एवेन्यू कार्यालय में जाती हैं। वो प्रदेश कार्यालय में जाती ही नहीं है। निश्चित रूप से पूरी तैयारी है। अभी अगर प्रियंका जी आ जाए, यही उत्तर प्रदेश की सरकार कितने मुकदमे लगाएगी। हालांकि मुकदमे से नहीं डरते, इसी जनवरी के अंदर देखिएगा प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में होंगी और पूरे प्रदेश का वो भ्रमण करेंगी, कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगी, चौपाले करेंगी, आम जनता के बीच में होंगी। इसका आपको बहुत जल्दी आपके सामने ये सारी चीजें आएंगी। नहीं वीरेंद्र जी, आपको तो याद होगा, आप अपने चश्मे से देखते हैं, ये सवाल मैंने जावेद अहमद साहब से पूछा था कि मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ये दोनों रायबरेली में कब गई थी और कब बड़े लेवल पर या कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया गया था, पदाधिकारियों को वहां बुलाया गया, इकट्ठा किया गया, जो मनोबल उनका गिर रहा है उस मनोबल को एक बार फिर से उठाने की कोशिश की गई। बताया नहीं एक मिनट रुकिए, बताया आपको कि कोविड काल के पहले प्रियंका जी, सोनिया जी रायबरेली में थी। वीरेंद्र जी किस तरीके से देखते हैं की बैठक में हिस्सा लिया उन्होंने, कार्यकर्ताओं से मिली। वीरेंद्र जी ऐसा ही कुछ अमेठी वालों ने भी आरोप लगाया, एक बार देखा गया कि राहुल गांधी जी के पोस्टर चस्पा कर दिए गए, लिख दिया गया गुमशुदा हैं। ये चुनाव से पहले की बात बता रहा हूं। अब राहुल गांधी रायबरेली और अमेठी में एक ही व्यक्ति है जो पोस्टर चस्पा करता है इस तरीके से। कई मुकदमे पहले भी। चलिए ठीक है, वीरेंद्र जी की बात ले लें, फिर शम्या पांडे जी की बात चले। जो भाजपा के साथ खड़ा है
वही इधर उधर दोनों तरफ का षड्यंत्र करता है। जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली 6 महीने पहले गई होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूं जब सरकार में थी तो उन्होंने रायबरेली का कितना डेवलपमेंट करा दिया, ये देखने की बात है। वो तो पूरी सरकार उनके पास थी, उन्हें तो रायबरेली बिल्कुल चमका देना चाहिए था, लेकिन वहां कुछ नहीं। एक कारखाना जरूर दिया जो चला नहीं वहां पर, नहीं चल रहा है वो कारखाना, चल रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर कितना, पीएचसी कितने बनवाए, स्कूलों के लिए कितना काम किया, सड़कें कितनी ठीक हुई, ये 4 साल में सड़कों का बुरा हाल हो गया। रायबरेली और मेठी का विकास होना चाहिए, नहीं हो रहा है। चलिए शबनम पांडे जी को बोलने दीजिए। प्रधानमंत्री ने वाराणसी को किस तरह से चमकाने का काम किया है, इस तरह। पंकज जी देखिए, 5 साल के अंतराल में मोदी जी ने वाराणसी को कहां से कहां चमका के रख दिया, और 25 साल जी की बात उठा ली मैम, सांसद हैं। 25 साल में आप जाके देख लीजिए, किसी गांव से भी बदतर स्थिति में होगा, ग्रामीण एरिया में भी इससे ज्यादा विकास पूछिए जरा इनसे, बनारस जितना को कि अरे क्या स्थिति है बनारस की? आप एमएलसी की दोनों से अहमद साहब, ऐसे नहीं इनकी पार्टी में कोई जमीनी नेता होता है, अगर वो परिक्रमा नहीं करता है तो जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके देश के। कपिल जी आपके पास में आ रहा हूँ उसके बाद, प्लीज सर थोड़ा सुन लीजिए, जावेद अहमद जी थोड़ा वक्त आप भी दीजिए सर। आप पे पूरा फोकस किया है आज, पूरा फोकस आप पे ही था। शबनम पांडे जी क्या कह रही हैं, और एक सवाल कपिल जी आप ये पूछ लीजिएगा, एमएलसी चुनाव में जो सफलता नहीं लग पाई बीजेपी की हाथ, वो आखिर क्या था, ये कपिल जी पूछ रहे हैं, मैं नहीं। शबनम पांडे जी प्लीज। देखिए, कपिल जी को मैं कहूंगी कि एक बार वाराणसी जरूर जाके देख ले, और वाराणसी जाने के बाद अगर ये ईमानदारी से इस बात को नहीं मानते तो मैं सोचूंगी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक, आप वाराणसी जाइए, वाराणसी इतना भी बुरा नहीं है काशी। कपिल श्रीवास्तव जी जाएंगे तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा, एक बार जाके देखाइएगा सर। अंशु जी कभी बुरा नहीं था, वहां से तो स्वर्ग का दरवाजा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, को शर्म आती है हमारी सरकार की तारीफ करने में, जाके देखें और आम जनता की बातें सुने। आम जनता देश की सांस्कृतिक राजधानी थी जिसको आपने क्वेटा बनाने की बात कही थी। आशु शर्मा जी के पास चल रहे हैं, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव थोड़ा वक्त दीजिए सर। आपके यहाँ एडवाइजरी के बदलाव आए हैं, ये किसी के सोच से परे है। वाराणसी जिस तरीके से विकास किया है, ठीक है, अच्छी बात है। जनता देखती है। शबनम पांडे जी आप जानती हैं इस बात को कि आखिरी मोहर ना रौतेला लगाएंगे और ना ही ये तमाम नेता, जनता लगाती है मोहर, वो जीत की मोहर होती है। जो भी काम किया होगा वो जनता देखेगी। लेकिन आज मंथन उस बात को लेकर हो रहा था कि रायबरेली की वो पुरानी परंपरा वाली सीट कहीं खतरे में तो नहीं पड़ रही है, और खतरे में पड़ रही है तो कांग्रेस के लिए कितना सोचने वाली बात यह है। और हमारे साथ आशु शर्मा जी लगातार जुड़े हुए हैं। आशु जी का लास्ट कमेंट आपका मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए अगर आप 2 शब्दों में कुछ कहना चाहें बेहतरी वाला एज अ राजनीतिक विश्लेषक, तो आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि ये सारी परेशानियां भी दूर हो जाएं और शायद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 30 साल पहले वाली पार्टी भी एक बार दिखने लग जाए? देखिए पंकज जी, मेरा जो सुझाव होगा कांग्रेस के लिए, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं, वीरेंद्र सक्सेना जी ने लगातार जो बातें कही हैं वो वास्तव में बिल्कुल कांग्रेस को आईना दिखाने जैसी बात कही है। और ये जो समय है कांग्रेस के लिए आत्मविश्लेषण का समय है। कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी और आज किस हादसे पे आगे खड़ी हो गई है, देश में भी और प्रदेश के अंदर भी, कि उसे बचाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस को अब अपने अंदर एक नया जोश, नई उमंग के साथ, लेकिन वो आएगी कैसे? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वो नया जोश, नई उमंग वो आएगी कैसे? वो लाएगा कौन? वो लाने वाला आखिर कौन है? और वो लाएगा तो फिर कब लाएगा, किस तरीके से लाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बेहतर ये कि कांग्रेस अगर आत्ममंथन करे तो ठोस तरीके से करे, गहराइयों में जाए। पुरानी इंदिरा के दौर में, इंदिरा गांधी जी के दौर वाली कांग्रेस के
देखें और समझें कि उस दौर में किस तरीके से कांग्रेस को संभाला जाता था। ऐसी स्थितियां तब भी बनी लेकिन संभाल ली जाती थी, लेकिन आज के दौर में ऐसी स्थितियों को संभाला नहीं जा रहा है, जो यकीनन कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। और खासकर रायबरेली संसदीय क्षेत्र, जहां गढ़ कांग्रेस का, जहां गढ़ सोनिया गांधी का, वो गढ़ आज खतरे में पड़ रहा है, दरकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसे संभालने के लिए कांग्रेस कौन सी चाल चलती है, किस तरह की पॉलिसी बनाती है, ये आगे देखा जाएगा। बड़ी बहस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए 9 टीवी के साथ।